हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग कृषि कानून से रिलेटेड है। जब सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को सशर्त वापस ले लिया है, उसके बाद अब किसान नेताओं के जो संगठन हैं या संगठन के जो नेता हैं वो एमएसपी पर कानून पर अड़ गए हैं। यानी वे अब मनमाने तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, जिस पर सरकार को और किसी भी देश के नागरिक को आपत्ति हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के अड़ियल रुख से साफ है कि सरकार व किसान संगठनों में रार और बढ़ेगी। सोमवार को लखनऊ की महापंचायत में किसान नेताओं ने एक स्वर में आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। उनका कहना है कि सिर्फ 3 कृषि कानून वापस लेने से आंदोलन खत्म नहीं होगा, और भी ज्वलंत मुद्दे हैं जिसका निस्तारण जरूरी है। इसमें एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग सबसे अहम है, इसलिए आंदोलन चरणवार जारी रहेगा। इको गार्डन पार्क में हुई महापंचायत में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, सरकार की अपनी भाषा में समझाने में 1 साल लग गया। अब सरकार को यह समझ आया कि 3 कृषि कानून किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से किसानों का भला होने वाला नहीं है, उनका भला एमएसपी के लिए कानून बनाने से होगा। इस कानून को लेकर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है कि कमेटी बना रहे हैं। 2011 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी कि किसानों के लिए एमएसपी लागू करें। ये रिपोर्ट पीएमओ में रखी है, उसे ही लागू कर दें। तो कुछ ऐसी मांगे हैं जो अब राकेश टिकैत द्वारा मांगी जा रही हैं या पूरी करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, देश भर में घरेलू कामगारों का सर्वे शुरू। देश में पहली बार घरेलू कामगारों का सर्वे शुरू हुआ है। सोमवार को श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी शुरुआत की है। यह काम देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। 742 जिलों में रहने वाले इस सर्वे का काम अगले 1 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस सर्वे के जरिए घरेलू कामगारों के काम करने की आयु, सामाजिक स्थिति, व्यावसायिक प्रशिक्षण व शिक्षा, उनके द्वारा किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या जैसी जानकारी जुटाई जाएगी। इनसे काम के घंटे, मजदूरी और अनुबंध का प्रकार, काम के लिए तय किए जाने वाली दूरी, कोरोना महामारी से पहले और बाद में रखे गए घरेलू कामगार मजदूरी तथा नौकरी पर इसके प्रभाव, रहन सहन का स्तर और सामाजिक सुरक्षा लाभ के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अब तक घरेलू कामगारों का कोई डाटा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। श्रम व रोजगार मंत्रालय के मुताबिक घरेलू कामगारों के इस प्रकार के सर्वे से उनसे जुड़ी सभी जानकारी सरकार के पास होगी, जिससे इन घरेलू कामगारों को भी सरकारी लाभ का हिस्सा बनाया जा सकेगा। घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या और अनुपात, औपचारिक अनौपचारिक रोजगार, प्रवासी गैर प्रवासी, उनकी मजदूरी व अन्य सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के संबंध में जानकारी जुटाना होगा। नेक्स्ट न्यूज है, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान वीर चक्र से सम्मानित। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के दुस्साहस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके F-16 विमान को मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। वीर चक्र युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। पहला वीर चक्र 1947 में दिया गया था। अभिनंदन के अलावा अब तक 361 वीर चक्र प्रदान किए गए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने 2 कीर्ति चक्र और 23 शौर्य चक्र भी दिए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने भारतीय जवानों के एक वाहन को आईडी ब्लास्ट में उड़ा दिया था। करीब 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी को भारतीय सेना के 12 मिराज विमानों ने एलओसी में 80 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान में आतंकी संगठन के सबसे बड़े अड्डे को तहस नहस कर डाला था। इस कार्रवाई में 350 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इस कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला उठा और उसके लड़ाकू विमानों ने भारत की सीमा में घुसकर हमले की कोशिश की। उसके पास अमेरिका के अत्याधुनिक F-16 विमान थे। इस दौरान तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-26 से उड़ान भरी और पाक के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। उनके एक F-16 विमान को मार भी गिराया। हालांकि उनका विमान क्रैश होकर पाकिस्तान में गिर गया। पाक ने उन्हें कैद कर लिया, लेकिन भारत के दबाव के आगे झुकते हुए 1 मार्च की रात पाकिस्तान ने उन्हें रिहा कर दिया। सरकार ने 2019 में वर्तमान को वीर चक्र प्रदान करने का ऐलान किया था। नेक्स्ट न्यूज है, मानकों पर कसे जाएंगे देश भर के अध्यापक शिक्षण संस्था, होगा मूल्यांकन। अध्यापक शिक्षण संस्थान TEI की गुणवत्ता से अब कोई समझौता नहीं होगा। सभी संस्थानों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE के तय मानकों को पूरा करना होगा। साथ ही हर साल अब संस्था के प्रदर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से जुड़ी परियोजना या जानकारी मुहैया करानी होगी। इसमें संस्था में पढ़ाने वाली फैकल्टी का पूरा ब्यौरा एक शपथ पत्र में देना होगा। माना जा रहा है कि इन सारी जानकारी के आधार पर ही इन्हें नए शैक्षणिक सत्र में कोर्सों को चलाने की अनुमति देना या नहीं देने पर फैसला होगा। खास बात यह है कि NCERT की ओर से अध्यापक शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन का एक विस्तृत फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसमें सभी संस्थानों को ऑनलाइन ही सारी जानकारी देनी होगी। नेक्स्ट न्यूज है, नियमों में सुधार के साथ जल जीवन मिशन ने पकड़ी रफ्तार। देश के बड़े राज्यों को लक्ष्य कर बनाई गई रणनीति से जल जीवन मिशन के तहत समय से पहले 100% ग्रामीण घरों तक नल से जलापूर्ति की कोशिश तेज कर दी गई है। कई राज्यों में पुराने नियमों में सुधार करके जलापूर्ति एजेंसियों की संस्था के साथ जल जीवन मिशन ने रफ्तार पकड़ ली है। मिशन ने पिछले 2 साल में देश के 43% ग्रामीण घरों तक नल का कनेक्शन देकर जलापूर्ति सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है। महिलाओं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे इस मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नजर है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में नियमों को तर्कसंगत बना देने भर से वहां मिशन की रफ्तार तेज हो गई है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि RBI का आदेश, नाम से बैंक न लगाएं कोऑपरेटिव। बैंकिंग की आड़ में वित्तीय गड़बड़ झाला करने में जुटी सहकारी एजेंसियों के खिलाफ RBI का सख्त रवैया जारी है। सोमवार को केंद्रीय बैंक ने सख्त चेतावनी दी है कि जिन सहकारी संस्था को RBI एक्ट या बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस मिला है, सिर्फ वो ही अपने नाम के साथ बैंक, बैंकिंग या बैंकर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सहकारी एजेंसियों या निकायों को इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करने से पूरी तरह से मना कर दिया गया है। RBI ने कहा है कि उसे इस बात की सूचना मिली है कि कुछ संस्थान अपने नाम के आगे बैंक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बैंकिंग नियमन कानून की धारा 7 का उल्लंघन है। RBI ने यह भी कहा है कि उसे यह भी सूचना मिली है कि कुछ सहकारी समितियां बैंकिंग कानूनों का उल्लंघन करते हुए गैर सदस्यों, नामित सदस्यों आदि से जमा राशि भी वसूल रही हैं। यह भी पूरी तरह से बैंकिंग कानूनों का उल्लंघन है। नेक्स्ट न्यूज है, इकोनॉमी दमदार, कई एजेंसियों ने विकास दर अनुमानों को बढ़ाया। अर्थव्यवस्था में चौतरफा मजबूती को देखते हुए विभिन्न संगठन व संस्थाएं विकास दर अनुमानों में बढ़ोतरी करने लगी हैं। SBI ने सोमवार को जारी अपनी रिसर्च रिपोर्ट के चालू वित्त वर्ष 2021-22 की विकास दर
9.3 से 9.6% तक रहने का अनुमान लगाया है। एसबीआई ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष में 8.5 से 9% विकास दर रहने का अनुमान लगाया था। एसबीआई ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.1% के साथ दुनिया की 28 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर भारतीय अर्थव्यवस्था की रहेगी। दूसरी तरफ राजस्व वसूली से राजकोषीय घाटे में भी कमी होती दिख रही है। रेटिंग एजेंसियां फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.6% रहने का अनुमान लगाया है, जो पहले 6.8% था। एसबीआई के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी इसलिए दिख रही है क्योंकि देश के 42% वयस्क को कोवैक्सीन की दोनों डोज और 81% से अधिक वयस्क को एक डोज लग चुकी है। कोरोना संक्रमण दर में लगातार कमी हो रही है और अर्थव्यवस्था में चौतरफा तेजी है। चालू वित्त वर्ष की विकास दर के अनुमान में इसलिए भी बढ़ोतरी की गई है क्योंकि वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन के बाधित होने का भारत पर कोई खासा असर नहीं दिखा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है हिंदू अस्मिता को लांछित करने का प्रयास। तो ये आप कह सकते हैं कि एक सोशल आर्टिकल है जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़प्पन दिखाए किसान संगठन, फिर से किसान आंदोलन पर लिखा गया आर्टिकल जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है दक्षिण एशिया पर प्रभुत्व नहीं जमाना चाहता चीन। ये स्टेटमेंट दिया है जिनपिंग ने। दक्षिण चीन सागर को लेकर टकराव और महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रूट परियोजना को महत्व नहीं मिलने से परेशान चीन को अपनी कूटनीति में बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के सदस्यों के ऑनलाइन सम्मेलन में कहा कि चीन दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभुत्व हासिल नहीं करेगा, न ही छोटे पड़ोसियों के साथ दबंगई करेगा। यह सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। जिनपिंग के हवाले से देश की आधिकारिक समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने कहा कि चीन प्रभुत्ववाद व सत्ता की राजनीति का दृढ़ता से विरोध करता है। हम अपने पड़ोसियों संग मैत्रीपूर्ण संबंध और क्षेत्र में स्थायी शांति बनाए रखना चाहते हैं। सी ने यह टिप्पणी चीनी तटरक्षक पोतो द्वारा विवादित चीन दक्षिण सागर तट पर सैनिकों को आपूर्ति करने वाली 2 फिलीपीन नौकाओं को रोकने और उन पर पानी की तेज बौछार करने के कुछ दिनों बाद बात कही है। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यूज है कि कोरोना पर काबू करने के लिए ऑस्ट्रिया ने चौथी बार लागू किया लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रिया ने सोमवार से चौथी बार लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही वह कोविड टीकाकरण की शुरुआत के बाद लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। सरकार ने 1 फरवरी से टीकाकरण अनिवार्य करने की घोषणा की है। हालांकि इसके कारण क्रिसमस का त्योहार उत्साह फीका पड़ने लगा है। ऑस्ट्रिया में इस बार लगाया गया लॉकडाउन वर्ष 2020 की तरह सख्त नहीं है, जब पुलिस की गाड़ियां लोगों पर नजर रखती थीं। देश में अगले 10 दिनों के लिए बाहर, रेस्टोरेंट, कैफे, सिनेमाघर व गैर जरूरी दुकानों को बंद कर दिया गया है। लोगों को जहां तक संभव हो घर में रहने काम करने की सलाह दी गई है। बंदी की अवधि 20 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज है कि अगले साल लॉन्च होगा धरती पर पानी का सर्वे करने वाला सैटेलाइट। इंजीनियरों और तकनीशियनों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अगली पीढ़ी के एक ऐसे सैटेलाइट की असेंबलिंग का काम कर लिया है जिससे कि धरती की सतह पर मौजूद पानी का वैश्विक सर्वे किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह समुद्र के प्रवाह के अध्ययन में भी भागीदार या मददगार होगा। इस सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन को अगले साल नवंबर में लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह वैश्विक स्तर पर पानी का सर्वे करने वाला पहला सैटेलाइट होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष शोध एजेंसी नासा के मुताबिक सैटेलाइट का फाइनल टेस्ट शुरू हो गया है। SWOT नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी एट्यूड्स स्पेशियल्स का संयुक्त मिशन है ये। तो ये आज का यानी 23 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद।